नमस्कार, द बुक पॉड में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी होस्ट काजल। और मैं हूं आपका दोस्त आर.के। काजल, आज का सवाल बहुत सीधा है। हम दिन रात मेहनत करते हैं, पैसा कमाते भी हैं, लेकिन महीने के आखिर में हमारा बटुआ खाली क्यों रह जाता है? ये सवाल हम सबका है आर.के। हम सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए किस्मत चाहिए, लेकिन 8000 साल पहले दुनिया के सबसे अमीर शहर बेबीलोन के लोगों ने साबित किया था कि अमीर बनना कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक गणित है, एक ऐसा फॉर्मूला जिसे कोई भी सीख सकता है। जी हाँ, आज हम जिस किताब को डिकोड करने जा रहे हैं वो फाइनेंस की दुनिया की सबसे पुरानी और भरोसेमंद किताब है, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। जॉर्ज एस क्लासन की ये किताब आपको सिखाएगी कि अपनी खाली जेब को कैसे भरें और उस पैसे से अपने लिए काम कैसे करवाएं। इसमें हम जानेंगे पैसे के 5 नियम और खाली पर्स के 7 इलाज, जो आज भी उतने ही सच हैं जितने हजारों साल पहले थे। अगर आप कर्ज से मुक्त होना चाहते हैं और असली दौलत बनाना चाहते हैं, तो ये एपिसोड आपकी जिंदगी की फाइनेंशियल दिशा बदल देगा। तो चलिए अमीरी के उस प्राचीन रहस्य को खोलते हैं सिर्फ द बुक पॉड पर। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिन रात मेहनत करने के बाद भी महीने के आखिर में पर्स लगभग खाली ही रहता है? ये एक अजीब सी उलझन है ना? हजारों साल पहले प्राचीन बेबीलोन में बंसिर नाम का एक रथ बनाने वाला और कोबी एक संगीतकार ठीक इसी सवाल से जूझ रहे थे। वो अपने शहर की बेहिसाब दौलत को देखते थे और सोचते थे कि आखिर वो इस खेल में पीछे क्यों हैं। और आज हम जिन स्रोतों पर चर्चा कर रहे हैं वो बेबीलोन की इन्हीं कहानियों का एक संग्रह है, और इनका दावा बहुत बड़ा है कि पैसा बनाने के नियम वो गुरुत्वाकर्षण के नियमों की तरह ही पक्के हैं, हमेशा लागू होने वाले। ये किसी एक जमाने या किसी खास अर्थव्यवस्था के लिए नहीं है। तो आज की हमारी पड़ताल का मिशन साफ है। हम बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी अरकाद के ज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे, पर सिर्फ कहानियां दोहराने के लिए नहीं, बल्कि ये देखने के लिए कि ये हजारों साल पुराने सिद्धांत आज की हमारी दुनिया में, मतलब क्रेडिट कार्ड और बाय नाउ पे लेटर की दुनिया में कितने कारगर हैं। चलिए इन प्राचीन रहस्यों की गहराई में उतरते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे खोल कर देखते हैं। अरकाद ने जो पहला और सबसे जरूरी नियम सिखाया वो सुनने में बच्चों के खेल जैसा लगता है। अपने पर्स को मोटा करना शुरू करें, यानी अपनी हर कमाई का 10वां हिस्सा सबसे पहले अपने लिए अलग रख दो। पहले खुद को भुगतान करो। ये फ्रेज हमने हजारों बार सुना होगा, पर इसका असली मतलब क्या है? इसका असली मतलब एक बहुत गहरे मनोवैज्ञानिक बदलाव में है। देखिए, ज्यादातर लोग कैसे जीते हैं? सैलरी आती है, बिल भरते हैं, खर्च करते हैं और फिर महीने के अंत में जो थोड़ा बहुत बच जाता है उसे बचाने की कोशिश करते हैं। अरकाद का सिस्टम इसे पूरी तरह पलट देता है। ये कहता है कि बचत आपकी कमाई का नतीजा नहीं, बल्कि पहला कदम होनी चाहिए। ये सिर्फ मानसिकता का बदलाव नहीं है, ये एक तरह से अपनी सिस्टम को हैक करना है। आज की बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में इसे फोर्सिंग फंक्शन कहते हैं। आप एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जहां बचत ऑटोमेटिक हो जाती है। अच्छा, तो मतलब आप अपनी इच्छा शक्ति पर निर्भर रहने के बजाय आप अपनी सबसे बड़ी वित्तीय कमजोरी, जो कि आप खुद हैं, उसे समीकरण से ही हटा देते हैं। ये दिलचस्प है। तो आप कह रही हैं कि ये खुद को अनुशासित करने से ज्यादा एक ऐसा सिस्टम बनाने के बारे में है जहां अनुशासन की जरूरत ही कम पड़े। इसी नींव पर फिर अरकाद दूसरा इलाज बताते हैं, अपने खर्चों पर नियंत्रण रखो। लेकिन ये सुनने में जितना आसान लगता है, करने में उतना ही मुश्किल है। आज की दुनिया में जहां हर तरफ विज्ञापन और आसान ईएमआई के ऑप्शन है, कोई अपने 90% आमदनी में कैसे रह सकता है? क्या किताब इस पर कुछ बताती है? बिल्कुल। और ये चुनौती बेबीलोन में भी थी, बस उसका रूप अलग था। तब शायद खूबसूरत रथ या विदेशी मसाले होते थे, आज लेटेस्ट स्मार्टफोन है। किताब कहती है कि हमारी जरूरी जरूरतें वो हमेशा हमारी कमाई के अंदर ही रहती हैं, लेकिन हमारी इच्छाएं वो हमेशा उससे कहीं ज्यादा होती हैं। अरकाद का तर्क बजट बनाने की टेक्नोलॉजी से ज्यादा इस फर्क को समझने पर था। उनका मानना था कि अगर आप अपनी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करेंगे तो आप हमेशा गरीब रहेंगे, चाहे आप कितना भी कमा लें। आज जिसे हम लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं, आमदनी बढ़ी और खर्चे उससे भी ज्यादा बढ़ गए, ये उसी प्राचीन जाल का नया नाम है। सही बात है। समाधान है अपनी कमाई का 90% हिस्सा लेना और खुद से कहना, बस यही मेरी दुनिया है, इसी में गुजारा करना है। ठीक है, तो पहले 10% बचाया, फिर बाकी 90% में जीना सीखा। हाँ। अब उस बचाए हुए पैसे का क्या?
यहीं पर तीसरा इलाज आता है, अपने धन को बढ़ाओ, अपनी बचत को काम पर लगाओ। और यहाँ अरकाद की अपनी कहानी वो बहुत कुछ सिखाती है। उसने अपनी पहली बचत एक ईंट बनाने वाले अजमर को दे दी थी, जो दूर देश से कीमती गहने खरीदने जा रहा था। और नतीजा क्या हुआ? धोखा। अजमर जो ईंटों का विशेषज्ञ था, उसे गहनों के बारे में कुछ नहीं पता था। उसे कांच के टुकड़े थमा दिए गए और अरकाद की सारी मेहनत की कमाई डूब गई। यहाँ सबक सिर्फ ये नहीं है कि विशेषज्ञ से सलाह लो, सबक इससे भी गहरा है। अरकाद ने क्यों एक ईंट बनाने वाले पर भरोसा किया? क्योंकि वो जल्दी अमीर बनना चाहता था। उसे एक आसान रास्ता दिखा और उसने उस पर छलांग लगा दी। बिल्कुल, ये तो आज भी होता है। हाँ, ये कहानी आज के उन लोगों के लिए एक चेतावनी है जो किसी दोस्त या अजनबी की सलाह पर, क्या कहते हैं, मीम स्टॉक्स या किसी अनजान क्रिप्टो कॉइन में अपना सारा पैसा लगा देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये अमीर बनने का शॉर्टकट है। ये बात तो चुभने वाली है। और इसी गलती से चौथा और शायद सबसे जरूरी नियम निकलता है, अपनी पूंजी की सुरक्षा करो। निवेश का पहला नियम है कि आपका मूलधन, आपकी जमा की हुई पूंजी, वो कभी दांव पर न लगे। अरकाद ने सीखा कि सलाह हमेशा उस इंसान से लो जिसका काम ही वही है। सही। गहनों के बारे में जौहरी से, जमीन के बारे में किसान से। ज्यादा मुनाफे का लालच अक्सर लोगों को अपनी मेहनत की कमाई गंवाने पर मजबूर कर देता है। तो अगर हम इन शुरुआती 4 इलाजों को एक साथ देखें तो ये एक सिस्टम की तरह काम करता है। ये किसी लॉटरी या एक बड़ी जीत के बारे में है ही नहीं। ये धन बनाने की एक धीमी, अनुशासित और थोड़ी बोरिंग प्रक्रिया है। कमाओ, उसका एक हिस्सा बचाओ, बाकी में जियो। उस बचत को समझदारी से निवेश करो और उस निवेश को सुरक्षित रखो। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन इसे लगातार करना ही असली चुनौती है। बिल्कुल। तो बचत करना, निवेश करना और उसे सुरक्षित रखना, ये एक तरफ की कहानी है जो पैसों के मैनेजमेंट के बारे में है। लेकिन बेबीलोन के लोग भी हमारी तरह ही थे। असल लड़ाई तो दिमाग में लड़ी जाती है। अरकाद के ज्ञान मंदिर में एक शाम यही बहस छिड़ी कि क्या दौलत सिर्फ किस्मत की बात है? किताब का नजरिया किस्मत को लेकर बहुत साफ है। लक कोई लॉटरी नहीं है जो किसी को भी लग जाए। लक असल में वो पॉइंट है जहां आपकी तैयारी एक मौके से टकराती है। मतलब मौका तो लगभग सबके सामने से गुजरता है, लेकिन क्या आप उसे पकड़ने के लिए तैयार हैं? क्या आपके पास साधन है? क्या आपके पास तुरंत फैसला लेने की हिम्मत है? किताब कहती है कि सौभाग्य की देवी उन लोगों पर मेहरबान होती है जो कर्म करते हैं, जो तैयार रहते हैं। और सौभाग्य का सबसे बड़ा दुश्मन है टाल मटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन। किताब में एक व्यापारी की कहानी है जिसके सामने एक बहुत ही उपजाऊ जमीन खरीदने का मौका आया था। जमीन शहर की दीवारों के बाहर थी और सिंचाई की व्यवस्था ना होने के कारण बहुत सस्ती मिल रही थी। उसे पता था कि राजा वहां नहर बनवाने की योजना बना रहा है, जिससे जमीन की कीमत कई गुना बढ़ जाएगी। लेकिन वो सोचता रहा, झिझकता रहा। और क्या करता रहा? वो अपनी छोटी छोटी फौरी खुशियों पर पैसा खर्च करता रहा। नए कपड़े, शानदार दावतें और निवेश का फैसला टालता रहा। वो सोचता था, अरे मौका कहीं नहीं जा रहा, कल कर लूंगा। और जब तक उसने आखिरकार फैसला किया, जमीन बिक चुकी थी। अफसर किसी का इंतजार नहीं करता। इस कहानी में असल विलन टाल मटोल है। हाँ, जो इंसान को ये यकीन दिलाता है कि उसके पास हमेशा बहुत समय है। ये कहानी सुनकर तो मुझे अपने ही टाले हुए फैसलों की याद आ गई। ये सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, ये जिंदगी के हर अवसर के बारे में है। इसी के उलट किताब में एक पशु खरीदार का उदाहरण है जो निर्णायक कार्रवाई का बेहतरीन नमूना है। वो बताता है कि जब भी उसे भेड़ों का कोई अच्छा सौदा दिखता है तो वो मोल भाव करने के बाद तुरंत कुछ बयाना दे देता है। हाँ, और वो ऐसा क्यों करता है? वो ऐसा इसलिए करता है ताकि वो खुद को अपनी ही हिचकिचाहट और दूसरे विचारों से बचा सके। एक बार बयाना दे दिया तो सौदा पक्का, टालम टोल का दरवाजा ही बंद। यह एक बहुत शक्तिशाली तकनीक है, अपनी ही कमजोरी को पहचान कर उसे सिस्टम से ही बाहर कर देना। यह दिखाता है कि सफल लोग सिर्फ अच्छे अवसर नहीं पहचानते, वे उन पर तुरंत और निर्णायक तरीके से काम भी करते हैं। वे जानते हैं कि हिचकिचाहट में गंवाया गया एक अवसर दोबारा हाथ नहीं आता। तो अब तक हमने दौलत बनाने और अवसरों को पकड़ने की बात की, लेकिन क्या होता है जब आपका पर्स खाली नहीं बल्कि कर्ज से लबालब भरा हो?
मुझे लगता है द बेजीजर की कहानी यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि वो सिर्फ पैसों के कर्ज में नहीं बल्कि एक तरह की मानसिक गुलामी में भी फंसा हुआ था। द बेसीजर की कहानी इस किताब के सबसे शक्तिशाली हिस्सों में से एक है, क्योंकि ये कर्ज को सिर्फ एक वित्तीय समस्या के तौर पर नहीं देखती, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक बोझ के रूप में देखती है। कहानी में एक आजाद इंसान की आत्मा और एक गुलाम की आत्मा के बीच का फर्क बताया गया है। जब तक द बेजीजर अपने कर्जों से भाग रहा था, छिप रहा था, तब तक वो एक गुलाम की तरह जी रहा था, हमेशा डरा हुआ, शर्मिंदा। उसका आत्मसम्मान खत्म हो चुका था। बिल्कुल। लेकिन फिर उसकी पत्नी उसे एक आईना दिखाती है और वो एक फैसला करता है। वो अपने सभी लेनदारों का सामना करने का संकल्प लेता है। वो एक बहुत ही दिलचस्प बात कहता है, मेरे कर्ज मेरे दुश्मन हैं, लेकिन जिन लोगों ने मुझे कर्ज दिया वे मेरे दोस्त हैं, क्योंकि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया था। ये एक छोटा सा बदलाव, जिम्मेदारी लेने का ये एक संकल्प उसे बदल देता है। कर्ज चुकाना सिर्फ पैसे लौटाना नहीं है, ये अपना आत्मसम्मान वापस पाना है, अपनी आजादी वापस खरीदना है। और यहाँ भी बेबीलोन की बुद्धिमत्ता सिर्फ फिलॉसफी नहीं देती, एक ठोस प्लान देती है जो मिट्टी की पट्टियों पर लिखा मिला। ये है 70-20-10 योजना। अपनी आमदनी का 70% जीवन यापन के लिए, 20% अपने सभी कर्ज चुकाने के लिए और 10% भविष्य के लिए बचाने के लिए। ये तो आज के 50-30-20 जैसे नियमों का एक प्राचीन संस्करण लगता है। हाँ, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा फर्क है। ये कर्ज चुकाने को एक अलग प्राथमिकता वाली श्रेणी मानता है, ना कि सिर्फ खर्चों का हिस्सा। ये दिखाता है कि बेबीलोन के लोग कर्ज को सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि आजादी के रास्ते में एक रुकावट के तौर पर देखते थे, जिसे आक्रामक तरीके से खत्म करना जरूरी है। और ये बात भी कितनी जरूरी है कि कर्ज चुकाते वे भी 10% बचाने की बात की गई है। बिल्कुल। मतलब सिर्फ अतीत की गलतियां सुधारना ही काफी नहीं है, भविष्य के लिए उम्मीद बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। सही बात है, क्योंकि अगर आप सिर्फ कर्ज चुकाते रहेंगे और भविष्य के लिए कुछ नहीं बचाएंगे तो आप निराश हो सकते हैं। वो 10% की बचत एक मनोवैज्ञानिक बूस्टर की तरह काम करती है। वो आपको याद दिलाती है कि आप सिर्फ एक गड्ढे से बाहर नहीं निकल रहे हैं, बल्कि एक नई बेहतर जिंदगी की नींव भी रख रहे हैं। तो हमने बचत, निवेश, मानसिकता और कर्ज से निपटने की बात कर ली, लेकिन ये सारा पैसा आता कहाँ से है? यहीं पर कहानी का अंतिम और शायद सबसे बुनियादी सिद्धांत आता है। ये कहानी है अमीर व्यापारी शारुनादा और उसके दोस्त के आलसी पोते हदान गुला की, जो मानता था कि काम तो सिर्फ गुलामों के लिए होता है। और यहाँ कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। शारुनादा उसे बताता है कि उसका अपना सम्मानित दादा अर्धगुला, जिसे वो इतना मानता था, खुद कभी बेबीलोन में गुलाम था। और उसकी सफलता का रहस्य कोई जादुई चिराग नहीं, बल्कि सिर्फ एक चीज थी, काम। और यहाँ काम को सिर्फ मेहनत के रूप में नहीं, बल्कि एक सबसे अच्छे दोस्त के रूप में दिखाया गया है। एक ऐसा दोस्त जो आपको कभी निराश नहीं करता। है कि जब उसे गुलामी में बेच दिया गया तो उसके एक साथी मेगिडो ने उसे सलाह दी। उसने कहा, काम को अपना दोस्त बना लो। अगर तुम काम से नफरत करोगे तो जिंदगी भर दुखी रहोगे, लेकिन अगर तुम उसे गले लगाओगे, मेहनत से करोगे, तो ये हमेशा तुम्हें फायदा पहुंचाएगा। ये तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाएगा। और अर्धगुला ने यही किया। उसने एक नानबाई के यहाँ गुलाम के तौर पर भी इतनी लगन से काम किया कि नानबाई उसे अपना भागीदार बनाने को तैयार हो गया। उसने अपने काम में महारत हासिल की, नई चीजें सीखी, शहद के केक बनाकर बेचना शुरू किया और धीरे धीरे अपनी आजादी खरीदी। तो काम ने उसे कौशल दिया, प्रतिष्ठा दी और अवसर दिए। हाँ, काम ही वो सीढ़ी थी जिसने गुलाम को दमिश्क के सबसे सम्मानित नागरिकों में से एक बना दिया। ये विचार कि काम केवल एक मजबूरी है, सफलता के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है। काम ही वो इंजन है जो दौलत बनाने की पूरी मशीन को चलाता है। तो इस सब का क्या मतलब है? अगर हम बेबीलोन की इन कहानियों के सार को समेटें तो कुछ सरल शाश्वत नियम सामने आते हैं। सबसे पहले अपनी कमाई का 10वां हिस्सा खुद को भुगतान करें। अपने खर्चों को अपनी 90% आमदनी के अंदर रखें। अपनी बचत को विशेषज्ञों की सलाह से समझदारी से निवेश करें। जब अवसर सामने आए तो बिना टालम टोल के तुरंत कार्रवाई करें। अपने कर्ज की जिम्मेदारी लें और उन्हें चुकाने की एक योजना बनाएं। और आखिर में काम को अपना सबसे बड़ा सहयोगी माने। और इसे शुरुआत से जोड़कर देखें तो बेबीलोन की दौलत उसके प्राकृतिक संसाधनों की वजह से नहीं थी। उस सूखी घाटी में न तो जंगल थे, न खदानें, न आसान व्यापारिक रास्ते।
बेबीलोन की दौलत उसके नागरिकों के ज्ञान से आई थी। उन्होंने धन के नियमों को समझा और उन पर अनुशासित तरीके से अमल किया। तो असली शक्ति पैसे में नहीं है। नहीं, असली शक्ति उस ज्ञान और अनुशासन में है जो पैसा बनाने और उसे संभालने के लिए जरूरी है। ये किताब यही बताती है कि वित्तीय आजादी कोई बाहरी चीज नहीं है, ये एक आंतरिक अनुशासन का नतीजा है। और शायद इसीलिए ये कहानियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। किताब ये भी बताती है कि हमारी इच्छाएं असीमित हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के साधन हमेशा सीमित रहेंगे। सफलता की कुंजी इसी संतुलन को साधने में है। तो चलिए श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक अंतिम सवाल छोड़ते हैं। अगर किसी को 1 महीने तक अपना हर एक खर्च 1-1 रुपए का हिसाब लिखना पड़े, तो महीने के अंत में वो उस लिस्ट को देखकर क्या पाएगा? उसमें से कौन सा खर्च सच में उसकी जरूरत थी और कौन सा खर्च सिर्फ भविष्य की आजादी की कीमत पर खरीदी गई एक पल की खुशी थी? तो दोस्तों, ये था बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी का वो ज्ञान जो कहता है अपनी कमाई का 10% हिस्सा हमेशा खुद को भुगतान करें। याद रखिए, अमीर वो नहीं जो ज्यादा कमाता है, बल्कि अमीर वो है जो अपनी कमाई को बढ़ाना जानता है। हमें उम्मीद है कि द बुक पॉड का ये एपिसोड सुनने के बाद आप सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं करेंगे, बल्कि पैसों से अपने लिए काम करवाएंगे। अगर आपको अरकाद की ये बातें समझदारी भरी लगी तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाकर अपनी फाइनेंशियल जर्नी की शुरुआत करें। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो हमेशा महीने के आखिर में कड़की होने की शिकायत करते हैं। ये वीडियो उनके लिए सबसे बड़ा तोहफा होगा। और अब आज का सबसे जरूरी सवाल। इस किताब में खाली पर्स के 7 इलाज बताए गए हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं और इसका जवाब आपको बहुत ईमानदारी से नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। बेबीलोन के 7 नियमों में से वो कौन सा एक नियम है जिसे अपनाना आपको आज के जमाने में सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है? जैसे 10% बचाना, खर्च कंट्रोल करना या समझदारी से निवेश करना, और आप उसे कैसे ठीक करेंगे? अपनी चुनौती कमेंट में लिखें, क्योंकि समस्या मानने से ही समाधान मिलता है। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। मैं काजल और मैं आर.के. आपसे फिर मिलेंगे दौलत और कामयाबी के नए रहस्यों के साथ। तब तक के लिए कमाते रहिए और समझदारी से बचाते रहिए। धन्यवाद।